चलो, कल हम लोगों ने एप्लीकेशन स्टार्ट किया था बेटा बायोटेक का, और हम लोगों ने कुछ एप्लीकेशन पढ़े थे। जैसे एग्रीकल्चर में हमने स्टार्ट किया था, तो एग्रीकल्चर में एक हम लोगों ने न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ाने के लिए बायोटेक का यूज किया था। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था बेटा, न्यूट्रिशनल क्वालिटी के बाद हम लोगों ने पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कम किया था। और उसके बाद हमारी बात हुई थी बेटा कि किसी भी पेस्ट रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प लेते हैं। तो इस पेस्ट कंट्रोल के लिए हम लोगों ने इंसेक्ट रेजिस्टेंट वैरायटी पढ़ ली थी। आ जाओ, नेक्स्ट अपनी जो वैरायटी है, लाइट बंद करो तो यहां की, अब सही। नेक्स्ट आएगा आपका निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट। चलो, कल हम लोगों ने बेटा ऐसे क्रॉप बनाए थे जो इंसेक्ट रेजिस्टेंट होने चाहिए। याद करो, हम लोगों ने उसको क्या नाम दिया था, बायो इंसेक्टिसाइडल प्लांट नाम दिया था। किसको नाम दिया था बेटा, जो बीटी क्रॉप हमारे थे। बीटी सोयाबीन थी, एक बीटी हमारा क्या था बेटा, कॉर्न था, एक बीटी हमारी कॉटन थी, एक बीटी ब्रिंजल थी, एक बीटी हमारा पोटैटो था, एक बीटी ब्रिंजल थी, एक बीटी टोमेटो थी। याद आ रहा है? तो इन सभी को बनाने के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया था बेटा, क्राइजीन यूज किया था। और क्राइजीन कहां से ऑब्टेन किए थे, कौन से बैक्टीरिया थी हमारी, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। आ जाओ, आज अपन बनाएंगे बेटा निमेटोड रेजिस्टेंट क्रॉप। ये जो निमेटोड रेजिस्टेंट क्रॉप की बात करते हैं बेटा, इस प्लांट को ऐसा बनाओ कि इसके ऊपर निमेटोड अटैक ना कर पाए। क्लियर? अब ये जो निमेटोड यहां पे आप बनाओगे रेजिस्टेंस से, यहां पे जो निमेटोड यूज करेंगे बेटा, वो होगी हमारी मेलाइडी ग्वाइनी इनकॉग्निशिया। देखो, जब अपन मिलोइडोगाइनी इनकॉग्निशिया लेते हैं बेटा, ये मिलोइडोगाइनी इनकॉग्निशिया ये क्या होता है, हमारा एक निमेटोड होता है। और ये जो निमेटोड होता है बेटा, ये प्लांट के अंदर एक डिजीज काज करता है, जिसको क्या नाम देते हैं, रूट नॉट डिजीज। चलो, ये जो रूट नॉट डिजीज होती है बेटा, मिलोइडोगाइनी इनकॉग्निशिया, जो निमेटोड होता है, जब हमारे प्लांट पे अटैक करता है, टोबैको प्लांट पे, तो इसके अटैक के बाद क्या होती है बेटा, रूट जो होती है, जो नॉर्मल रूट होती है, उस रूट में पूरी तरह से स्वेलिंग देखने को मिलती है। और अगर रूट में स्वेलिंग आ गई, तो इसके वजह से बेटा जो टोबैको की हमारी इल्ड है, ये इल्ड क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। याद करो, कल हम लोगों ने इंसेक्ट रेजिस्टेंट जो प्लांट बनाया था, क्यों बनाया था भाई, इंसेक्ट जैसे एक हम लोगों ने बात किया था लेप्डोप्टेरन्स की, आर्मी वर्म की बात की थी, टोबैको बर्ड वर्म की बात की थी। अगर आर्मी वर्म, टोबैको बर्ड वर्म अगर अटैक करे प्लांट पे, तो इसकी वजह से प्लांट की प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ती है, घटती है, घटती है। और हमारा टारगेट क्या है, प्रोडक्टिविटी रेट को बढ़ाना है। तो यहां पे जब मेलोइडोगाइनी इनकॉग्निशिया आएगी टोबैको के प्लांट पे, तो ये क्या करेगी बेटा, पूरी की पूरी रूट को क्या कर देगी बेटा, बर्बाद कर देगी। और अगर रूट ही हमारी हेल्दी नहीं रही, तो यहां से प्लांट भी हेल्दी नहीं बचेगा, और प्लांट हेल्दी नहीं होगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमारा टारगेट है कि जो हमारी टोबैको प्लांट है, इस टोबैको प्लांट को निमेटोड से बचाना है, निमेटोड अटैक ना करने पाए। अगर निमेटोड अटैक कर रहा है, इसका मतलब प्लांट अफेक्टेड होती जाएगी, तो टोबैको की प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी। तो आपके पास दो ऑप्शन कल हम लोगों ने बात की थी, या तो अपन पेस्टिसाइड डालें, और पेस्टिसाइड डालने के बाद क्या बताया था मैंने, प्रोडक्टिविटी तो बढ़ रही है, लेकिन क्वालिटी हमारी क्या होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है। अपने को प्रोडक्टिविटी बनाए रखने के साथ साथ क्वालिटी भी मेंटेन रखनी है, इसलिए अपन बनाएंगे बेटा निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट बनाएंगे। क्लियर? अब जब निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट बनाओगे, तो इसके लिए बेटा सीधा सीधा आपको एक लेना पड़ेगा निमेटोड सेल। ये लो, ये है हमारी निमेटोड की एक हमने सेल ली। अब एक चीज बताओ, जब निमेटोड की सेल लिए हो, तो क्या निमेटोड के सेल की खुद की अपनी जीन होगी या नहीं होगी, होगी इसकी खुद की जीन। अब एक चीज बताओ, जब इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो ये क्या बनाएगी, बोलो यार, जीन का ट्रांसक्रिप्शन करते हो तो क्या बनती है, ये mRNA बनती है। ये जो mRNA है, इस mRNA का जब ट्रांसलेशन करवाओगे तो क्या बनेगा, बोलो क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। और जब तक ये प्रोटीन अवेलेबल है, तब तक निमेटोड सरवाइव करेगा। अगर निमेटोड को किल करना है, तो सीधा सीधा आप ये प्रोटीन बनना रोको।
भाई किसी भी सेल को सरवाइव करने के लिए हर समय क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। ये लो, एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ निमेटोड। इस निमेटोड को सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन। और आपका टारगेट है कि हम जो प्लांट बनाए वो निमेटोड रेजिस्टेंट होना चाहिए। तो निमेटोड रेजिस्टेंट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सीधा सीधा ये प्रोटीन बनने ही मत दो। और इस प्रोटीन को अगर बनने से रोकना है तो क्या पूरे निमेटोड की सेल को सेलेक्ट करना है या सिर्फ इसके जीन को सेलेक्ट करना है? सिर्फ इसके जीन को सेलेक्ट करना है। क्लियर? तो ये जो हमने जीन लिया बेटा, ये हुई हमारी अब टारगेट जीन, क्योंकि काम कहां करना है आपको? इसी जीन पे। और ये क्या होती है बेटा? निमेटोड स्पेसिफिक जीन होती है। आपका टारगेट जीन सिर्फ और सिर्फ क्या है बेटा? टारगेट जीन है। पूरी की पूरी निमेटोड की सेल नहीं है बेटा। अगर आप निमेटोड के सेल को किल करने बैठो तो आपको टाइम लगेगा, तो उसके सेल को मारने से अच्छा है उसके अंदर बनने वाली प्रोटीन ही मत बनने दो। प्रोटीन नहीं बनेगी तो निमेटोड हमारा सर्वाइव वैसे भी नहीं कर पाएगा। क्लियर? तो आ जाओ, क्या प्रोसेस करते हैं समझते हैं। देखो, ये जो निमेटोड की टारगेट जीन है, इसी टारगेट जीन की कॉपी बनाएंगे अपन। आ जाओ, दो दो निमेटोड जीन की कॉपी बनाएंगे। ये लो, एक जीन हमने लिया, ये रही अपनी प्रमोटर और ये रही टर्मिनेटर। दो दो कॉपी बनाएंगे और जो दोनों कॉपी बनेगी इसमें प्रमोटर को टर्मिनेटर से स्विच करना है। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर प्रमोटर टर्मिनेटर की कहानी पता है तब जाके निमेटोड रेजिस्टेंस समझ में आएगा, वरना समझ में कुछ भी नहीं आएगा। मैंने उसी दिन आपको बोल दिया था। इसलिए जो प्रमोटर टर्मिनेटर पढ़ के आए बड़ी अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ के आए खाली तमाशा देखें, क्योंकि मैं उसके लिए भी एक क्लास अलग से थोड़ी लूंगा। तुमको प्रमोटर क्या होता है, टर्मिनेटर क्या होता है, ये समझाऊंगा। देखो, हमने कहा ये हमारा प्रमोटर था, इस प्रमोटर को दूसरे वाले जीन में टर्मिनेटर से स्विच कर दिया। क्लियर? तो एक चीज बताओ, ये हमारी 5' एंड, ये रही 3' एंड, और ये 3' एंड, ये अपनी 5' एंड। तो आप बताओ बेटा, यहां पे कोडिंग स्ट्रैंड सेम होगा या अलग अलग होगा? अगर प्रमोटर के टर्मिनेटर से स्विच कर रहे हैं तो कोडिंग स्टैंड और टेम्पलेट स्टैंड सेम होगा या अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। आप बताओ, पहले वाले में कोडिंग स्टैंड कौन सा है और टेम्पलेट स्टैंड कौन सा है? बोलो, पहले वाले में कोडिंग स्टैंड कौन सा होगा? एक्स या वाई? कौन सा होगा? एक्स। ये जो एक्स दिया गया है बेटा, ये है इसमें कोडिंग स्टैंड। याद करो, रीडिंग किधर से स्टार्ट करते हैं? प्रमोटर के स्टैंड से चलते हैं और 5' इंड से चलते हैं। क्लियर? जब 5' के प्रमोटर इंड से चले तो एक्स क्या हुआ आपका? कोडिंग स्टैंड हुआ। और वाई क्या होता है अपना? टेम्पलेट स्टैंड होता है। तो एक चीज बताओ, अगर दूसरे वाले में चले बेटा, तो दूसरे वाले में आप ध्यान से देखो, यहां तो प्रमोटर नहीं है, पे क्या है अपना? टर्मिनेटर है। प्रमोटर तो इस तरफ से आ गया है। अब यहां पे जब 5' एंड से चलोगे तो अपनी कोडिंग स्टैंड क्या हो जाएगी? वाई हो जाएगी। ये हुआ हमारा कोडिंग स्टैंड, और ये क्या हो जाएगी अपनी अब? टेम्पलेट स्टैंड। अब एक चीज बताओ, आपने उस जिन की एक कॉपी ली है, दो कॉपी ली है? दो दो कॉपी ली है। क्लियर? और इन दोनों कॉपी को कुछ करना नहीं है, इसको ट्रांसफर करवाओ बेटा होस्ट प्लांट में। ट्रांसफर करवाएंगे कहां पे? होस्ट प्लांट में। कौन से प्लांट में ले जाओगे? टोबैको में? अरे बोलो यार, क्योंकि ये मेलार्डिगानी इनकोग्निशिया किस पे अटैक कर रहा है? टोबैको पे अटैक कर रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो आपने जीन बनाई है, दो दो कॉपी, ये कहां ट्रांसफर करोगे? टोबैको में ट्रांसफर करेंगे। अब जैसे ही इसको टोबैको में ट्रांसफर करेंगे, कौन सी बैक्टीरियम यूज करेंगे ये आप बताओगे? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। याद करो, मैंने बताया था नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कौन होता है अपना? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। इसकी प्लाज्मिड कौन सी थी? टीआई प्लाज्मिड थी। याद आ रहा है? टीआई प्लाज्मिड के दो पार्ट थे, कौन कौन से? टीडीएनए और वीआईआर रीजन। याद आ रहा है? तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस को यूज करके इन दोनों टेम्पलेट को अपन ले जाएंगे टोबैको प्लांट में। और जैसे ही टोबैको प्लांट में ले जाओगे बेटा, वहां पहुंचने के बाद इस जीन का क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा। इस जीन का क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा। अब जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन होगा, एक चीज बताओ, क्या बनेगा दोनों तरफ से? mRNA बनेगा। लेकिन एक चीज बताओ, बनने वाली जो mRNA होगी, दोनों सेम होंगे या एक दूसरे के अपोजिट होंगे? अपोजिट होंगे। क्यों एक दूसरे के अपोजिट होंगे? क्योंकि इनकी जो जीन की प्रमोटर और टर्मिनेटर है, उसको हमने क्या कर रखा है? स्विच कर रखा है। जब प्रमोटर को टर्मिनेटर से स्विच करोगे तो बनने वाली आरएनए एक हमारी बनेगी सेंस आरएनए, और दूसरा क्या बनेगी बेटा? एंटी सेंस आरएनए। याद आया कुछ?
ये सब आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ के आए हो। एक बनी हमारी सेंस आरएनए और दूसरी बनेगी एंटी सेंस आरएनए। और आप भी जानते हो जो सेंस आरएनए और एंटी सेंस आरएनए होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अगर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो क्या ये दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड आपस में अटैच होंगे या नहीं अटैच होंगे? होंगे। और जैसे ही आपस में ये अटैच होंगे, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनी। ये हमारे प्लांट में क्या बन गई बेटा? डबल स्टैंडर्ड आरएनए। अब ये जो टोबैको प्लांट लिए हो, ये कैसा प्लांट होता है, यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक? आधे लोग इसी में कंफ्यूज हो गए। यूकैरियोटिक होता है, अबे प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया के अलावा कुछ भी नहीं होता है। तो आपने जो टोबैको प्लांट लिया वो यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक? यूकैरियोटिक। जितने भी हमारे यूकैरियोटिक प्लांट होते हैं, इनके लिए आरएनए को तोड़ने के लिए एक एंजाइम पाया जाता है। उस एंजाइम को अपन नाम देते हैं डाइसर। यहां एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको क्या नाम देते हैं? डाइसर। और डाइसर का पाया जाना कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है सिर्फ और सिर्फ किसका? यूकैरियोटिक सेल का। ये जो डाइसर होता है बेटा, ये आरएनए फैमिली का एंजाइम होता है। कौन सी फैमिली का एंजाइम है ये? आरएनए फैमिली का एंजाइम है। अब एक चीज बताओ, एंजाइम का काम क्या होता है? ब्रेक डाउन करना। ये जो हमारी डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनी है, इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए की जो बड़ी सी चेन है, इसको डाइसर छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करेगी। और जब ये छोटे छोटे पार्ट में हमारा डबल स्टैंडर्ड आरएनए ब्रेक होगा, इसी को नाम दोगे आप siRNA, जिसको नाम देते हैं स्मॉल इंटरफेसिंग आरएनए। इसको सिंगल स्टैंडर्ड मत पढ़ लेना रे, है ना। ये होती है हमारी स्मॉल इंटरफेसिंग आरएनए। और ये स्मॉल इंटरफेसिंग आरएनए निमेटोड के एमआरएनए के अगेंस्ट काम करती है। siRNA ये बना कहां पे? हमारे टोबैको प्लांट में बना। क्लियर? ये पूरी की पूरी कहानी कहां चली है? हमारे टोबैको के सेल में चली है। चलो, ये रही अपनी टोबैको प्लांट या होस्ट प्लांट। ये होस्ट प्लांट में हमने सिर्फ क्या लिया है बेटा? डबल। हम सिर्फ और सिर्फ 2 आरएनए की कॉपी या जीन की कॉपी लेके आए हैं। किसकी? निमेटोड की। बाकी सारा का सारा हम काम किसने किया? हमारे प्लांट ने कर दिया। हमारे प्लांट ने क्या बना के रख लिया? siRNA। ये वर्क करेगा बेटा, वर्क अगेंस्ट mRNA ऑफ निमेटोड। चलो कोई बात नहीं, अब निमेटोड को अटैक करने दो तुम अपने प्लांट पे। भाई यही तो इंसेक्ट ने भी किया था। हमारे प्लांट में जब हमने क्राई प्रोटीन डाली थी, तो एक चीज बताओ, क्या प्रोटोटॉक्सिन या टॉक्सिन थी प्लांट में? प्रोटोटॉक्सिन। इंसेक्ट आया था तब वो किस में कन्वर्ट हो गई थी? टॉक्सिन में। यहां हमने siRNA बनवा लिया जो किसके अगेंस्ट काम करेगी? निमेटोड के अगेंस्ट। आने दो निमेटोड को, कोई बात नहीं। ये लो, निमेटोड जैसे ही आके अटैक करेगा हमारे होस्ट पे या टोबैको प्लांट पे, इसके पास इसका खुद का क्या प्रेजेंट है? ये तो इसका जीन है जिसकी अपन कॉपी बनवा चुके हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। अपने को सारा मतलब किससे है? इसके mRNA से। और ये mRNA इसकी क्या बनाती है? प्रोटीन, जिसके वजह से निमेटोड क्या करता है? अपना सरवाइव करता है। यही तो हुआ है ना। सीधा सीधा ये siRNA जैसे ही निमेटोड अटैक करेगा, siRNA कहां पहुंचेगी बेटा? बोलो। ये पहुंचेगी बेटा हमारे निमेटोड के सेल में। और siRNA जब निमेटोड सेल में पहुंचेगी तो यहां पे निमेटोड के अंदर इस प्रोटीन की कोटिंग की जाएगी। और जैसे ही ये कोटिंग होगी, ये टूट के सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो सिंगल स्ट्रैंड बना, इसी को नाम देते हैं बेटा रिस्क, आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। क्या बना हमारा? आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। तुम आरएनए इंड्यूस को छोड़ो, साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स को पकड़ो बस। क्या करेगा? आरएनए के फंक्शन को साइलेंट करेगा। और ये जो रिस्क है बेटा, यही रिस्क
जाके अटैच होगी किससे, निमेटोड के mRNA से। और जब निमेटोड के mRNA से हमारी रिस्क अटैच हो जाएगी तो यहां से प्रोटीन का सिंथेसिस होना बंद हो जाएगा। और अगर प्रोटीन की सिंथेसिस होना बंद हो गई तो एक चीज बताओ, क्या निमेटोड सरवाइव करेगा या डेथ हो जाएगी? निमेटोड की डेथ हो जाएगी। हमने मारा या निमेटोड खुद जाके मरा? खुद जाके मरा। क्या जरूरत थी टोबैको प्लांट पे जाने की? भाई उसको थोड़ी ना पता था कि हमने अपने प्लांट को निमेटोड रेजिस्टेंट बना रखा है। क्लियर? कल यही तो किए थे जब इंसेक्ट रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप करवाए थे। क्या इंसेक्ट को पता है कि हमारे प्लांट में प्रोटोटॉक्सिन प्रेजेंट है? नहीं, इंसेक्ट तो अपना कांड करने आया, लेकिन उसको प्रोटोटॉक्सिन मिली, उसमें इंसेक्ट की भी कोई गलती नहीं थी। क्लियर? सेम यही हमारे निमेटोड रेजिस्टेंट में हुआ। वो थोड़ा सा हमारा नॉर्मल प्रोसेस था, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। कुछ समझ में आया? आधों को तो हवा भी नहीं लगी, क्या उड़ गया सर पता नहीं। ठीक है, आपने बता दिया, हम मान लिए। आ जाओ, क्या बना रहे हैं अपन? निमेटोड रेजिस्टेंट क्रॉप बना रहे हैं। और जब निमेटोड रेजिस्टेंट क्रॉप बनाएंगे तो सीधा सीधा सबसे पहले क्या लेंगे अपन? निमेटोड सेल। निमेटोड सेल में निमेटोड की क्या प्रेजेंट होगी? खुद की जीन प्रेजेंट होगी। ट्रांसक्रिप्शन करेगी तो क्या बनेगा? mRNA। mRNA का ट्रांसलेशन होगा तो क्या बनेगी? प्रोटीन बनेगी। ये प्रोटीन किसके लिए एसेंशियल है बेटा? निमेटोड के सर्वाइवल के लिए। आपको निमेटोड को किल करना है या उसके प्रोटीन को बनने से रोके? प्रोटीन को बनने से रोको। क्या करें, इसके जीन को पकड़े या पूरे निमेटोड को? जीन को। हमारा टारगेट निमेटोड है, उसका जीन। जीन, उसकी जीन को ले जाओ बेटा, 2 कॉपी बनाएंगे। और 2 कॉपी बनाएंगे तो प्रमोटर को टर्मिनेटर से क्या कर देंगे? स्विच कर देंगे। जैसे ही प्रमोटर को टर्मिनेटर से स्विच करोगे, एक्स हमारी कोडिंग एक में होगी तो दूसरे में क्या हो जाएगी? टेम्पलेट होगी। अगर वाई एक में टेम्पलेट है तो दूसरे में क्या होगी? कोडिंग होगी। इसको ट्रांसफर करेंगे कौन से प्लांट में? टोबैको के प्लांट में, क्योंकि ये निमेटोड किस पे अटैक कर रहा है? हमारे टोबैको प्लांट पे अटैक कर रहा है। कौन से बैक्टीरिया की हेल्प लेंगे बेटा? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियस। नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है। एग्रोबैक्टीरियम के हेल्प से जब इसको लेके आओगे प्लांट में तो ये ट्रांसक्रिप्शन करके क्या बनाएगा? आरएनए बनाएगा। आरएनए सेम बनेगा, एक दूसरे के अपोजिट बनेंगे? अपोजिट। एक दूसरे के सेम होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। एक अपना सेंस आरएनए और दूसरा एंटी सेंस आरएनए। जब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है तो अटैच होंगे, और अटैच होने के बाद क्या बनेगा? डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए की चेन बहुत बड़ी बनती है। इसको तोड़ने के लिए एक एंजाइम आता है जिसको नाम देते हैं डाइसर। डाइसर का पाया जाना कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बेटा सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल का। क्लियर? इसने क्या किया बेटा? डबल स्टैंडर्ड आरएनए के पूरे चेन को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक किया। और जब छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक हुई तो ये बनी हमारी siRNA, जिसको नाम देते हैं बेटा स्मॉल इंटरफेसिंग आरएनए नाम देते हैं। और ये स्मॉल इंटरफेसिंग आरएनए किसके अगेंस्ट काम करेगी? निमेटोड के आरएनए के अगेंस्ट। जैसे ही अब निमेटोड अटैक करेगा प्लांट पे, ये siRNA कहां जाएगी बेटा? निमेटोड के सेल में। वहां प्रोटीन की कोटिंग होने के बाद बनेगी हमारी रिस्क। रिस्क जो होती है बेटा, इसको नाम हैं आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। और ये आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स किससे अटैच होगी बेटा? mRNA से। ये पूरे के पूरे आरएनए के फंक्शन को रोक देगी, जिसकी वजह से प्रोटीन की सिंथेसाइज नहीं हो पाएगी। प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी तो निमेटोड भी सर्वाइव नहीं करेगा। क्लियर? ये थी हमारी निमेटोड रेजिस्टेंट वैरायटी। चलो एनसीईआरटी खोलो, सबके पास है? आ जाओ, पेज नंबर कहां गया रे? पेज नंबर 209 मिला सबको? चल भाई आ जाओ। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, ध्यान से देखो। सेवरल निमेटोड्स पैरासाइट a wide variety of plant and animal including human beings. A nematode called Milloidy guinea incognitia infect the root of tobacco plant and cause a great reduction in yield. ध्यान से देखो, मैंने आपको यही तो बताया था कि जैसे ही निमेटोड अटैक करता है टोबैको के प्लांट पे, कौन सी बीमारी काज करता है बेटा? रूट नॉट ऑफ टोबैको डिजीज। और अगर रूट नॉट ऑफ टोबैको डिजीज काज हुई तो इसके वजह से हमारी यील्ड क्या हो जाएगी? रिड्यूस्ड हो जाएगी। आपको प्रोडक्शन ज्यादा करना है कम करना है? ज्यादा करना है। तो एक चीज बताओ, निमेटोड को किल करें या अपने प्लांट को ही निमेटोड रेजिस्टेंट बनाए? प्लांट को ही निमेटोड रेजिस्टेंट बनाए। अगर आप निमेटोड को किल करने के लिए पेस्ट रेजिस्टेंट लेके आओगे, प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी लेकिन क्वालिटी कम हो जाएगी। हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग ने, गवर्नमेंट ने क्या बताया था?
क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी पे दोनों पे काम करना है, इसलिए अपन ने प्लांट को ही कैसा बना लिया, निमेटोड रेजिस्टेंट। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो क्या लिखा गया है यहां पे, अ नोवेल स्ट्रेटजी was adopted to prevent this infection which was based on the process of RNA interference। देखो RNA interference बोलते किसको है, जब भी आप सेंस और एंटी सेंस RNA को ले आके जोड़ते हो उसी को आप नाम देते हो बेटा RNA interference टेक्नोलॉजी नाम देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या दिया गया है यहां पे, RNA interference takes place in all eukaryotic organism as a nematode method of cellular defense। ध्यान से देखो, ये जो RNA interference की अपन बात कर रहे हैं, इसका कहना है कि जितने भी हमारे प्लांट होते हैं, इन प्लांट के पास RNA interference प्रेजेंट होते हैं, जो निमेटोड के अगेंस्ट क्या करते हैं बेटा, डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। क्लियर। और वो RNA interference की एक जीन की कॉपी अपन सिर्फ लेके आए हैं बेटा, उसके बाद पूरी की पूरी काम किसने की है, हमारी सेल ने काम किया है। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या दिया गया है यहां पे, दिस मेथड, कहां गया रे, गायब, यही तो है ना, दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA ड्यू टू अ कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड RNA। ध्यान से देखो आपने क्या किया है भाई, mRNA की इसी के तो साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स बनवाए हो, बोलो, और कौन इसका कॉम्प्लेक्स बनाया है, डबल स्टैंडर्ड RNA तो बनाया, वो सिंगल स्टैंडर्ड है डबल स्टैंडर्ड है, ये कैसा था हमारा, सिंगल स्टैंडर्ड। एक चीज बताओ, तुमने बायोमॉलिक्यूल्स तो पढ़ लिया होगा, नहीं कुछ कह रहे ये क्या पूछ लिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो पढ़े होगे, सेल पढ़े होगे, चलो छोड़ो सीधा सीधा, किसी प्लांट में तुमने नाम सुना डबल स्टैंडर्ड RNA होता है, किसी प्लांट में डबल स्टैंडर्ड RNA होता है? अच्छा यही कंफ्यूजन में है आज तक, सर होता है कि नहीं होता है। अबे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी तो पढ़े होगे, सिंगल स्टैंडर्ड RNA डबल स्टैंडर्ड RNA प्लांट में होता है, प्लांट में तो नहीं होता बे। भाई तुमने ये तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा, अगर वायरस प्लांट पे अटैक करेगा तो हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड होगा, और एनिमल पे अटैक करेगा तो या तो सिंगल स्टैंडर्ड होगा या डबल स्टैंडर्ड होगा। तो ये तो प्लांट पढ़ रहे हैं, तो भाई कोई एनिमल तो नहीं है ना रे, ये तो श्योर हो ना। अब बताओ, अगर ये प्लांट है, इसमें ये डबल स्टैंडर्ड RNA कहां से आ गया, कहां से, अच्छा वहां से आ गया, वो कह रही है वो यहां से आ गया, अजीब है। देखो अभी आगे चल के पढ़ेंगे, आज तक यही प्रूफ नहीं हो पाया कि प्लांट में डबल स्टैंडर्ड RNA आया कहां से। हकीकत है, अभी एनसीईआरटी हम लिखती है, हम नहीं कुछ कहते बेटा, ये सिर्फ एक एजम्पशन है। आ जाओ इस एजम्पशन की टेक्नोलॉजी तुमको सिखाते हैं। एक चीज बताओ, आप गए अपना कोविड का एंटीजन चेक कराने, ठीक है, आप जिस दिन गए कोविड का एंटीजन चेक कराने तो पता चला आपका रिपोर्ट नेगेटिव आया, इसका मतलब आप कोविड पॉजिटिव नहीं है, बीमारी नहीं है अपने अंदर, क्योंकि एंटीजन नहीं मिला है। क्लियर। उसके बाद कोई आपका थोड़ा सा हरामी दोस्त था, क्योंकि दोस्त हमेशा हरामी होते हैं, उसने कहा काम कर एंटीजन तू चेक करा, एंटीबॉडी चेक करा। आपने क्या किया, एंटीबॉडी टेस्ट करवाया, वो भी कोविड का, और ये रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। ये कैसे हुआ भाई, एक चीज बताओ, जब कोविड आपके ऊपर अटैक किया नहीं तो कोविड की एंटीबॉडी आपके अंदर कैसे आई, पहले किया था, ये तो वही वाली बात हो गई सर, पहले मुर्गा आया कि पहले अंडा। देखो ये जो आपने करवाया, जब कोविड का एंटीजन टेस्ट कराया तो रिपोर्ट क्या आई अपनी, नेगेटिव, लेकिन एंटीबॉडी टेस्ट क्या आई, पॉजिटिव। तो हम क्या अजम्पशन देते हैं, डॉक्टर क्या चिपकाता है तुमको, हो सकता है कि कभी आपके ऊपर कोविड वायरस ने अटैक किया हो, जिसके वजह से उसका एंटीजन आया हमारी बॉडी में, उसके अगेंस्ट क्या बनी, एंटीबॉडी, लेकिन हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग थी कि अपने को कोई इफेक्ट पता नहीं चल पाया। यही तो एजम्पशन लेते हैं ना अपन, तो यही एजम्पशन बेटा दिया गया है हमारे प्लांट के लिए।
कि कभी हमारे प्लांट में वायरस अटैक किया होगा, जो कि मोबाइल आरएनए रहा होगा, वो यहां अटैक करने के बाद वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हमारे प्लांट का था और अपना सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ले आके बेटा सेंस और एंटी सेंस को अटैच करा के डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाया। आज तक इसका कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक क्या है, एजम्पशन है। जैसे डॉक्टर ने कहा आपको कोविड ने अटैक किया था, आप सीधा कह दो तो प्रूफ दो, चल तो प्रूफ दे, मेरे अंदर एंटीजन टेस्ट करा, एंटीजन निकलना चाहिए, तो क्या डॉक्टर तुमको प्रूफ दे पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है भाई। पहले कभी आया होगा, वो कहां से तुमको दे देगा प्रूफ? क्लियर है? आ जाओ, कहां थे अपन? डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल दैट्स बाइंड टू एंड प्रिवेंट्स द ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए साइलेंसिंग। ध्यान से देखो, इसने दिया है कि ये जाके जब बाइंड होगी तो क्या करेगी बेटा, एमआरएनए की साइलेंसिंग करवाएगी, या सीधा सीधा क्या करेंगे बेटा, अपन एमआरएनए से जो प्रोटीन बनती है उसी ट्रांसलेशन को क्या करेंगे, रोकेंगे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या दिया गया यहां पे, द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए could be from an infection by virus having RNA junam or mobile genetic element transposome that replicate via and RNA intermediate। मैंने पहले ही बताया कि हमारी एनसीईआरटी लिखती है कि हो सकता है वायरस ने अटैक किया हो। इसके पास भी कोई प्रूफ नहीं है बेटा, क्योंकि अगर आप कह रहे हो कि आरएनए वायरस ने अटैक किया तो ठीक है, प्रूफ दो किस दिन अटैक किया था, एंटीजन दो उसका, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना अपने लिए। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखो यहां क्या दिया गया है, यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर। याद करो मैंने पहले ही बताया था, एग्रोबैक्टीरियम क्या होता है, हमारा नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर होता है। वेक्टर नेमेटोड स्पेसिफिक जीन वर इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट प्लांट। याद करो मैंने बताया था कि हमेशा जब भी जीन लेके आओगे वो नेमेटोड स्पेसिफिक जीन होगी, पूरे के पूरे नेमेटोड को लेकर अपन नहीं आएंगे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है यहां पे, द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए was such that it produced both sense and anti-sense RNA। भाई अपन डीएनए लेके आए थे, उसने ही आगे चल के क्या बनाया, सेंस और एंटी सेंस आरएनए बनाया। यही तो आपने भी बना रखा है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है यहां पे, these two RNA being complementary to each other form a double standard RNA। हमने यही तो बताया कि ये जो सेंस और एंटी सेंस है एक दूसरे के क्या होते हैं, हमारे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और एक दूसरे के अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो अटैच होके क्या बनाएंगे, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या दिया गया है बेटा, द इनिशिएटेड आरएनए इंटरफेरेंस दैट इंड्यूस द साइलेंस द स्पेसिफिक एमआरएनए। ये जो स्पेसिफिक एमआरएनए बार बार एनसीईआरटी बोल रही है, वो स्पेसिफिक एमआरएनए जानते हो किसकी बोलती है, निमेटोड की। क्योंकि स्पेसिफिक जीन है तो अपनी आरएनए भी कैसी होगी, स्पेसिफिक होगी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या दिया गया है, द कंसेक्वेंस वाज द पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव इन अ ट्रांसजेनिक होस्ट। याद करो, अगर आपने क्रॉप के अंदर ये टेक्नोलॉजी लगाई, बायोटेक यूज किया या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज किया, तो एक चीज बताओ, प्लांट हमारी कैसी हो जाएगी, या तो जेनेटिकली मॉडिफाइड नाम देंगे या ट्रांसजेनिक नाम देंगे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या दिया गया है बेटा यहां पे, द ट्रांसजेनिक प्लांट देयरफॉर गॉट इटसेल्फ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पैरासाइट। हमारी ट्रांसजेनिक प्लांट ने खुद अपने आप को क्या किया, प्रोटेक्ट किया। आपने प्रोटेक्ट किया या अपने आप प्रोटेक्ट हुआ है, अपने आप प्रोटेक्ट हुआ है। तो क्या इसको अपन बायोपेस्टिसाइड प्लांट नहीं नाम दे सकते हैं? भाई बीटी क्रॉप को क्या नाम दिए थे, बायो इंसेक्टिसाइड नाम दिए थे, तो इसको क्या नाम देंगे बेटा, बायोपेस्टिसाइड नाम देंगे। अब ध्यान से देखो, दो डायग्राम तुम्हारे यहां बना हुआ है एनसीईआरटी में। एक पहला जो डायग्राम बना हुआ देख लो, उसमें निमेटोड ने अटैक किया है, रूट की बैंड बजा दिया है पूरा। पहला वाला डायग्राम दिख रहा है, जिसमें बेटा जब निमेटोड ने अटैक किया, ध्यान से देखो रूट तुमको कैसे लग रहे, ऐसे रूट तो तुमने नहीं देखे होंगे यार, है ना। और अगर हमारी रूट ही अफेक्टेड हो गई तो एक चीज बताओ, प्रोडक्शन रेट ज्यादा होगा या कम होगा, कम हो जाएगा। लेकिन दूसरा वाला डायग्राम देखो बेटा, जब हमारी यहां पे निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट बन गई, तो निमेटोड रेजिस्टेंट होने के बाद एक चीज बताओ, रूट कैसे हो गई हमारी, नॉर्मली अफेक्टेड, नॉर्मल। तो एक चीज बताओ, खुद को प्रोटेक्ट करेगी या आप प्रोटेक्ट करवाओगे, खुद को प्रोटेक्ट करवाएगी। कौन सी हमारी वेराइटी होगी, ट्रांसजेनिक होगी ये। क्लियर? ये लो पूरी अपनी बेटा पेस्ट रेजिस्टेंट की कहानी कंप्लीट। आ जाओ, कितने पॉइंट हुए थे, 3 पॉइंट हुए थे ना कल, 3 ही तो हुए थे। चलो नेक्स्ट आती है
टू प्रोड्यूस फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। चलो ध्यान से देखो, जब अपन एग्रीकल्चर यूज कर रहे थे बेटा, तो उस एग्रीकल्चर में अपन बायो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स को ऑब्टेन करने के लिए भी एग्रीकल्चर ही काम में लाते हैं। कैसे काम में लाएंगे, आ जाओ समझते हैं। एक होती है बेटा अपनी केमिकल, जिसको नाम देते हैं हीरोडिन। ये जो हीरोडिन केमिकल होती है बेटा, ये हीरोडिन केमिकल क्या होती है, हमारी एंटी कोगुलेंट होती है। अब एक चीज बताओ, आपको एंटी कोगुलेंट की रिक्वायरमेंट होती है या नहीं होती है? होती है भाई। जब भी आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराओगे, आपको हर समय क्या चाहिए, एंटी कोगुलेंट चाहिए ही चाहिए। क्लियर? तो ये जो हमारी हीरोडिन होती है बेटा, ये क्या होती है, एंटी कोगुलेंट होती है। और इस हीरोडिन को बनाने के लिए एक प्लांट लेते हैं बेटा, उस प्लांट का नाम होता है ब्रेसिका नेपस। ये लो, ब्रेसिका नेपस प्लांट में जो बेटा एनिमल के लिए एंटीकोगुलेंट बनाई गई, उसका क्या नाम है, हीरोडिन है। और हमारी पहली ऐसी प्रोडक्ट है जो एनिमल के लिए यूज होगी, लेकिन इसको प्रोड्यूस कहां करवा रहे हैं, प्लांट में करवा रहे हैं। क्लियर? ये है हमारी फर्स्ट आरडीटी ऑफ एनिमल प्रोड्यूस्ड इन प्लांट। चल भाई आ जाओ, एक चीज बताओ, हीरोडिनेरिया का नाम सुने हो? किसका मेंबर है? एनेलिडा का। याद आ रहा है भाई? एनेलिडा में तीन ही मेंबर थे, एक अर्थवर्म था, एक नेरिस था, और एक हीरोडिनेरिया, जिसको ब्लड सकिंग लीच नाम दिए थे। तो एक चीज बताओ, हीरोडिनेरिया का काम क्या होता है? आपका ब्लड सक करता है। तो एक चीज बताओ, उसके इंटेस्टाइन में जाने से पहले आपकी ब्लड क्लॉट क्यों नहीं हुई? भाई उसने तो ब्लड सक किया ना। तो उसके पास जब उसके इंटेस्टाइन तक आपका ब्लड गया, तो वहां पे ब्लड की क्लॉटिंग क्यों नहीं हुई? क्योंकि जो हीरोडिनेरिया की बेटा सलाइवा होती है, उसमें प्रेजेंट होता है हीरोडिन। उसकी सलाइवा होती है बेटा, वहां पे प्रेजेंट होता है बेटा हीरोडिन। ये लो, प्रेजेंट इन सलाइवा ऑफ हीरोडिनेरिया। हीरोडिनेरिया का नाम क्या दिए थे आपने? ब्लड सकिंग लीच। अब हीरोडिनेरिया को आप पकड़ो, कुछ नहीं करना है, इसका सलाइवा लो। इस सलाइवा की अपन क्या बनवाएंगे बेटा? आर्टिफिशियल जीन बनवाएंगे। इसके सलाइवा की क्या बनवाएंगे? आर्टिफिशियल जीन। और ये जो आर्टिफिशियल जीन होगी हीरोडिन की, इसी को कहां डालना है? इसको सीधा इंसर्ट कराओ, किसके अंदर बेटा? प्लांट के अंदर। और प्लांट कौन सी आप लोगे? ब्रेसिका नेपस। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, मैंने क्या बताया था, किसी भी होस्ट के अंदर अगर आपको डिजायर्ड जीन लेके जाना है, तो क्या यूज करेंगे अपन? प्लाज्मिड यूज करेंगे। बिना प्लाज्मिड को तो नहीं ले जा पाओगे रे। पूरी की पूरी बायोटेक खत्म हो गई आज तक, इसी में कंफ्यूज है, प्लाज्मिड से लेके जाना डायरेक्ट लेके जाना है? प्लाज्मिड से लेके जाएंगे। क्लियर? ब्रेसिका नेपस में ले जाएंगे। इस ब्रेसिका नेपस की जब हमारी फ्लावरिंग फ्रूटिंग होगी, तो यहां से ऑब्टेन करेंगे सीड, और इस सीड के निकालो तेल। इस सीड से इसका क्या ऑब्टेन करेंगे? ऑयल। और इस ऑयल में आपको क्या मिलेगी? जीन कौन सा लिए हो? हीरोडिन का जीन लियो। ये ऑयल जिस समय आप यूज करोगे, इस ऑयल में आपको क्या मिलेगी? हीरोडिन मिलेगी, जो कि क्या होता है? हमारा एंटी कोगुलेंट होता है। क्लियर? प्रोड्यूस किया गया है कौन से प्लांट में? ब्रेसिका नेपस प्लांट में। और पहली हमारी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आई, जो एनिमल के लिए यूज होती है, लेकिन इसको कहां बनाया गया है? प्लांट में बनाया गया है। क्लियर? ये थी बेटा हमारी फार्मास्यूटिकल ड्रग को प्रोड्यूस करने के लिए एग्रीकल्चर यूज। क्लियर? आ जाओ। है? अबे वो तुम्हारी बॉडी में था हिपेरिन, ये कह रही इसको क्यों बनवा लिए? अबे तो तुम्हारी बॉडी से हिपेरिन निकाले? वो तुम्हारे लिए, तुम्हारे एनिमल से मिला हुआ है, लेकिन एनिमल को प्रोडक्ट को अपन बहुत कम से कम लेते हैं। अब एक चीज बताओ, हमने बनवाया एक वैक्सीन कोविड की, तुम्हारे ऊपर ट्रायल करवाए? कल डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग हुई थी ना? बोलो रे, कल डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग नहीं पड़े थे?
तो पहले हम लोगों ने क्या किया था, आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन, फिर क्वालिटी टेस्टिंग, फिर क्लिनिकल ट्रायल्स। और मैंने ये भी बताया था क्लिनिकल ट्रायल्स कहां होते हैं, माइस पे होते हैं। तुम्हारे ऊपर करवाएं? कह रही हमारे अंदर एंटीकोगुलेंट हिपैरिन है। हमारे पास जो हिपैरिन है वो लिमिटेड अमाउंट में है बेटा, बहुत ज्यादा नहीं है कि इतना हमेशा यूज करेंगे। अपने को एंटीकोगुलेंट हर समय चाहिए होता है तो अपन हीरोडिन भी यूज करते हैं। क्लियर? एक चीज बताओ, जब फीवर होता है तो क्या कुछ लोग कम्बीफ्लाम खाते होंगे, कुछ लोग पैरासीटामोल खाते होंगे, कुछ लोग कालपॉल खाते होंगे, सब लोग एक ही क्यों नहीं खाए? सब लोग को तो एक ही खाना चाहिए था ना, एक ही। पैरासीटामोल सब लोग पूरी दुनिया खाए, या तो कालपॉल पूरी दुनिया खाए, या तो कम्बीफ्लाम सारी पूरी दुनिया खाए। कंपनी को पैसा चाहिए तो हीरोडिन क्यों बनवाया गया? ये कौन सी दुनिया में जी रहे? अबे कल प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी तो करवाए थे, प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं हुई थी, किस लिए? पैसा ही पैसा होगा। अजीब गरीब लोग हो यार तुम लोग। आओ नेक्स्ट, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। अब क्या बनाएंगे? हर्बी साइड रेजिस्टेंट वेराइटी। अगर किसी ने एसी बंद किया तो मैं कंटाप मारूंगा। लगा उसको दो रे। जिसको सर्दी लग रही है वो कल से जैकेट पहन के आए, नहीं तो घर से ब्लैंकेट लेके आया करो मोटी वाली। किसको लग रहा था रे? हैं? किसको? सबको? सबको? तो नहाया करो ना, 10 साल से बिना नहाए आ रही है। सुनो, आ जाओ, हर्बीसाइड वैरायटी बनानी। अबे तुम लोग को इस टेम्परेचर पे अगर सर्दी लग रही है तो तुम्हारी जिंदगी बेकार है फिर। एक काम कर, तू एक दिन अकेले मिल मेरे से, फिर मैं बताता हूं तुझे। अबे देख, मेरे पसीने अभी तक नहीं सूख पा रहे हैं, अब तुम लोग कह रहे हो सर्दी लग रही है। अरे इधर लगा होता तुम जैसे मैं गरीबों से बात भी ना करता किसी दिन। ये तो सोच, मैं तुझे भाव दे देता हूं क्या रे चिंगोली, इससे तू बात करता है? ये देख, ये नहीं बात करता तेरे से। अच्छा, जो तेरे से बात करेगा वो तेरे आगे ही बैठा हुआ है। तुम लोग या तो अगल बगल या आगे ही पीछे क्यों बैठते हो? किसी दिन तो दूर हो जाओ। अच्छा, इनका मानना है जब ऊपर वाले ने एक करके भेजा है तो आज क्यों अलग हो जाए क्या रे? जगह नहीं तो इसके साथ बैठ जाए एक दिन। अच्छा, फर्स्ट बेंच पे नहीं बैठता, चला जाओ। सुनो, ऐसा प्लांट बनाएंगे बेटा जो हर्बिसाइड होगी। अब है ना भाई, आपने देखा होगा कि हमारे जो कोई भी क्रॉप होती है, कोई भी ग्रेजिंग एनिमल आके उसको निपटा देते हैं। क्लियर? तो ऐसे अपन क्रॉप बनवाएंगे जो कैसे होंगे बेटा, हर्बिसाइड। तो ये हमारी फर्स्ट हर्बिसाइड की जब बात करोगे तो वो आई हमारी ट्रांसजेनिक टोबैको। ये हमने बेटा एक प्लांट बनवाया जो क्या है हमारी, कौन सा ब्रांड पीती हो? रेड लेवल? तो चाचा लगता है तू खरीद के देता है। चालू करे। अरे मिडिल नहीं तो सारे चालू कर, चालू तो कर तू। अब जिसको सर्दी लगता है वो अपना व्यवस्था कर ले। हमारे पास नहीं, क्लास छोटा तो मैं क्या करूं, हमें गर्मी लग रही है। एक काम करो रे, ये फैन ऑन करो, पीछे की एसी बंद करो गरीबों की। ये एक काम करो, पीछे सीट खाली है, तुम लोग पीछे जाके बैठो, सीधा सीधा पीछे सीट खाली है। अब पंखा तो चलने दो। चालू कर इसको। तुम लोग एसी में कभी बैठे भी हो जिंदगी में? एसी देखे थे पहले कभी, पीडब्ल्यू आने से पहले? हा? नहीं देखे थे? अच्छा, हम भी नहीं देखे थे तो कौन सी बड़ी बात है। चलो आ जाओ। देखो, जब ट्रांसजेनिक टोबैको की अपन बात करते हैं, हमारा पहला ऐसा प्लांट बनाया गया जो कि हर्बिसाइड है बेटा। हर्बिसाइड का मतलब यहां से कुछ केमिकल के स्मेल आते हैं जिसके वजह से क्या होते हैं, इसके पास कोई भी ग्रेजिंग एनिमल जाना पसंद नहीं करते। हमारी जो पहली प्लांट बनाई गई थी ट्रांसजेनिक प्लांट, वो थी बेटा ट्रांसजेनिक टोबैको। ये थी हमारी फर्स्ट ट्रांसजेनिक
प्लांट। याद करो फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल कौन था हमारा, माउस। कौन सा हार्मोन था उसके पास, ग्रोथ हार्मोन। लेकिन जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट आई थी वो आया था हमारा ट्रांसजेनिक टोबैको। और ये जो ट्रांसजेनिक टोबैको थी बेटा, ये कैसी थी हमारी, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट थी। और हर्बिसाइड रेजिस्टेंट ये थी मेनली, इसके अंदर जो केमिकल प्रेजेंट था वो था बेटा हमारा ग्लाइफोसेट। ये ग्लाइफोसेट केमिकल इसके पूरे प्लांट से स्मेल आती थी या फ्रेग्रेंस आती थी, जिसके वजह से कोई एनिमल इसके पास आना जाना पसंद नहीं करते। आपका टारगेट था प्लांट को बचाना, है ना। हमने ऐसा इसको बनाया ट्रांसजेनिक कि इसके पास कोई भी ग्रेजिंग एनिमल जाए ही ना। ये लो हमारी वैरायटी कैसी हो गई, हर्बिसाइड हो गई। क्लियर। ये हमारी चौथी यूज थी बेटा एग्रीकल्चर में, है। पांचवी, कोई बात नहीं, हमें मैथ नहीं आती, उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो मैथ भी तुम्हें रट्टा ही मार कर रहता हूं रे। आ जाओ, नेक्स्ट वैरायटी आती है 6, टू डेवलप रेजिस्टेंट अगेंस्ट ड्रॉट, कोल्ड, हीट और सॉल्ट। चल भाई, अपन ऐसी वैरायटी अब बनाएंगे जो एबायोटिक स्ट्रेस से या एबायोटिक फैक्टर से कभी इफेक्टेड ना हो। जैसे आपने देखा होगा बेटा, जैसे ड्रॉट आता है तो कुछ वैरायटी हमारी सूख के खत्म हो जाती है, बेचारों को पानी नहीं मिल पाता है। जैसे कोल्ड सीजन आता है उसमें भी कुछ हमारे क्रॉप खराब होने लगते हैं, या फिर कहीं पर हीट ज्यादा हो जाए या टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाए तब भी ये कंडीशन देखने को मिलती है, हमारी क्रॉप खराब होने लगती है। या कहीं पे बेटा आपने देखा होगा सॉल्टी आपकी पूरी की पूरी, वहां पे जितनी क्ले हो सबकी सब सॉल्टी हो जाए, तो ऐसे में क्या होगी बेटा, आपकी क्रॉप धीरे धीरे खराब होने लगती है। तो अपन ऐसे प्लांट बनाएंगे जिनके ऊपर ना तो सूखे का असर पड़े, ना तो सर्दी का असर पड़े, ना तो गर्मी का असर पड़े। अपन ऐसे क्रॉप बनवाएंगे। क्लियर। तो उसके लिए बेटा अपन ने एक केमिकल यूज किया था जिसका नाम था मैनिटॉल एंड सर्बिटॉल। ये जो मैनिटॉल और सार्बिटॉल दोनों केमिकल है बेटा, ये क्या करती हैं, प्लांट को प्रिवेंट करती हैं, किससे, ड्रॉट से। अगर ये केमिकल आपने ऐसे प्लांट में दिया या ऐसे ट्रांसजेनिक प्लांट बनवाए तो कितना भी सूखा पड़ जाए एक हायर लिमिट तक ये अपने आप को सेल्फ ड्यूरेबल बना सकते हैं। क्लियर। और एक होती है बेटा हमारी ग्लिसरॉल 1 फॉस्फेट। ये लो, जो ग्लिसरॉल 1 फॉस्फेट होती है बेटा, ये हमारे प्लांट को प्रिवेंट करती है किससे, कोल्ड से। कितनी भी टेम्परेचर कम कर दो बेटा, -30 डिग्री टेम्परेचर पर भी इस प्लांट को आप ऐसे ट्रांसजेनिक प्लांट को सरवाइव कर सकते हैं। क्लियर। ये हुई हमारी 6th एप्लीकेशन हमारे एग्रीकल्चर की। और एक आखिरी एप्लीकेशन हमारे एनसीईआरटी की आती है। अपन क्या करेंगे, टू इंक्रीज न्यूट्रिशनल क्वालिटी यूजिंग बाय प्लांट्स। चलो, ये 7th है बेटा टोटल एप्लीकेशन। अब ध्यान से देखो, ये आखिरी वाला जो है बेटा, आपने देखा होगा जैसे हमने किसी भी फील्ड में एक क्रॉप लगाया, जैसे सपोज दैट हमने मान लिया ये हमारा घर है, यहीं पे हमने कोई क्रॉप लगाया। आज कोई आपने कल्टीवेशन किया, 2 साल बाद फिर किया, हर 10 साल तक आप कल्टीवेशन करते चले जा रहे हैं। लेकिन एक चीज बताओ, आपको गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर आप यूज नहीं करोगे। क्लियर है। या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग आप यूज कर रहे हो तो उतनी ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं मिल पा रही है जिससे हम क्या करें बेटा, पूरे के पूरे अपने आजू बाजू में फर्टिलाइजर की कैपेसिटी बढ़ा के रखें। तो एक चीज बताओ, अगर सॉइल की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी कम होगी तो क्या ऐसे में आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी, क्योंकि जो मिनरल्स आपके प्लांट को चाहिए बेटा, वो मिनरल्स प्रॉपर तरीके से प्लांट को नहीं मिल पाएंगे। और अगर प्लांट को प्रॉपर तरीके से मिनरल्स नहीं मिल पाएंगे तो क्या ऐसे में आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है? क्या कभी नहीं बढ़ पाएगी। तो प्रोडक्शन रेट ही घटता चला जाएगा। तो अपने को सॉइल की क्या करनी होगी बेटा, न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी बढ़ा के रखनी है, जिससे फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी हमारे सॉइल की ज्यादा हो। और अगर सॉइल की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी।
ये 7 एप्लीकेशन हमारे एग्रीकल्चर में थे। याद करो पहली क्या थी बेटा, हम लोगों ने इंप्रूव किया था न्यूट्रिशनल क्वालिटी को। क्या आई थी हमारी, गोल्डन राइस। कौन सी जीन ट्रांसफर किए थे, बीटा कैरोटीन। उसके बाद हम लोग क्या किया था, रिड्यूस किया था पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस। याद करो फ्लेवर सेवर टोमेटो आया था, हमने राइपनिंग को डिले करवाया था। फिर उसके बाद हमने पेस्ट रेजिस्टेंट बनवाया, उसमें एक इंसेक्ट रेजिस्टेंट बनवाए थे और एक निमेटोड रेजिस्टेंट बनवाए। फिर हमने बायोफार्मास्यूटिकल ड्रग्स बनवाए। फिर उसके बाद हमने हर्बिसाइड बनवाया। उसके बाद क्या बनवाया बेटा, हमने एबायोटिक स्ट्रेस से बचाने के लिए प्लांट बनवाया और न्यूट्रिशनल क्वालिटी बनवाई, जिससे हमारी प्रोडक्टिव रेट बढ़ी रही। ओवरऑल एनी हाउ आपको हर समय क्या करनी है, प्रोडक्टिविटी बढ़ा के रखनी है। क्योंकि याद करो मैंने बताया था जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आई, ग्रीन रिवॉल्यूशन आने के बाद आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी हो गई थी, 3 टाइम्स हो गई थी। लेकिन इतनी तेजी से हमारी बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए क्या सबको फूड मिलना पॉसिबल था, नहीं। इसलिए हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज करना शुरू किया। क्लियर। ओवरऑल एग्रीकल्चर में बायोटेक की कहानी फिनिश होती है। आ जाओ, याद करो हमने क्या बताया था, एग्रीकल्चर के अलावा मेडिकल साइंस में भी हमारे बायोटेक के यूज है। क्लियर। चलो मेडिकल साइंस में लेके चलते हैं तुमको। अब आ जाओ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन मेडिसिन। ये लो, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन मेडिकल साइंस या फिर मेडिसिन। चल बेटा, मेडिसिन या मेडिकल साइंस में हमारे बायोटेक का क्या एप्लीकेशन या क्या यूज होता है, आ जाओ इसको समझते हैं। एक एग्जांपल हमारे एनसीईआरटी ने दे रखा है बेटा, वो है इंसुलिन। आ जाओ, सबसे पहले अपन नेचुरल इंसुलिन की बात करेंगे जो अपनी बॉडी में बनती है, फिर उसके बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से इसी को बनाएंगे। क्लियर। जो हमारी नेचुरल इंसुलिन होती है बेटा, इसके लिए हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट होती है, इंसुलिन की जीन प्रेजेंट होते हैं बेटा। क्या प्रेजेंट होती है, इंसुलिन जीन। ये जो इंसुलिन जीन होती है बेटा, आप बताओ ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या बनेगा, बोलो। ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या बनेगी, आरएनए बनेगी। आरएनए कैसी होगी, सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड। जब इस आरएनए का ट्रांसलेशन होगा तो क्या बनेगी बेटा, हमारी इंसुलिन बनेगी। क्या बनेगी, इंसुलिन। एक चीज बताओ, आरएनए का ट्रांसलेशन कराओगे तो प्रोटीन बनेगा। एनसीईआरटी यही तो लिखती है रे, इंसुलिन इज अ प्रोटीनेशियस हार्मोन। यही तो पढ़ के आए थे ना। इंसुलिन हमारी क्या होती है, एक प्रोटीनेशियस हार्मोन होती है जो कहां से सीक्रेट होती है बेटा, बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास से। और क्या करती है, हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करती है। अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो गया तो बीमारी का नाम डायबिटीज मेलेटस। याद आ रहा है। एक चीज बताओ, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन होती है हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, हाइपो पक्का, ग्लूकोज का लेवल बढ़ाती है घटाती है, घटाती है। एक हम लोगों ने पढ़ा था बेटा ग्लूकागॉन, हाइपर या हाइपो, हाइपरग्लाइसेमिक होती है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाती है, तभी तो एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक थे दोनों। कुछ याद आ रहा है। एक चीज बताओ, जब हम लोगों ने इंसुलिन को पढ़ा था तो हमने याद करो डायबिटीज 2 टाइप के पढ़े थे, एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट। डिपेंडेंट में क्या होता है, रुक गई गाड़ी। अबे एक चीज बताओ, डायबिटीज क्या होती है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, बोलो। जब हमारे इंसुलिन के लिए बीटा सेल्स के अगेंस्ट अगर हमारा क्या बन जाए बेटा, एंटीबायोटिक्स, तो क्या बन जाएगी, इंसुलिन का सिक्रेशन कम, बीमारी कौन सी होगी, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलेटस। और अगर इंसुलिन के रिसेप्टर ब्लॉक हो जाए तो क्या होगी, इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलेटस। ये सब पढ़ा के आया हूं, सब अन्ना भैसन की तरह बैठे हुए हैं, याद किसी को नहीं है। सर कैसे याद करें, टेस्ट का सिलेबस अलग है, आपने जो पढ़ाया था वो अलग है, इस समय जो पढ़ा रहे हैं वो अलग है। यही चल रहा है तुम्हारी लाइफ में। आधे तो यही नहीं कंफ्यूज हो पा रहे, आधे आज तक यही नहीं समझ पाए टेस्ट कौन सा कर देना है कौन सा छोड़ना है। एक चल रहा है तुम्हारा AITS है ना, उसका सिलेबस अलग, एक चल रहा है क्लासरूम का, उसका सिलेबस अलग, 19 को एक क्या है तुम्हारा मेजर, उसका सिलेबस एकदम अलग। पढ़ना कौन सा है,
कोई नहीं। तो झिंगोली तू कहां से पढ़ेगा अब? है, शादीशुदा महिलाएं पढ़ती नहीं है, ठीक है, तो अब इस पे डिपेंडेंट हो। आ जाओ, जब अपन बेटा mRNA के ट्रांसलेशन करवाएंगे तो यहां से बेटा इंसुलिन न बनकर अपनी बनेगी प्रो इंसुलिन। क्या बनेगी? यहां से प्रो इंसुलिन बनेगी। आ जाओ, ये प्रो इंसुलिन ध्यान से देखो 3 कलर में बनी हुई है। आधों को लगेगा इतना डिजाइनिंग करने की क्या जरूरत है, समझाने पे ध्यान दे देते इस पे। एनसीईआरटी का डायग्राम है ये प्रो इंसुलिन का। आ जाओ, हाँ वो कलर अलग अलग, क्यों कलर अलग अलग है? सुनो, ये हमारी बनी है बेटा प्रो इंसुलिन, अभी तक इंसुलिन नहीं बनी है, ये क्या बनी है? प्रो इंसुलिन। ये जो प्रो इंसुलिन होती है बेटा, इस प्रो इंसुलिन में पॉलीपेप्टाइड के 3 चेन होते हैं, और ये जो 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, एक होती है हमारी ए, एक होती है बी, और एक होती है सी। ये जो हमारी पॉलीपेप्टाइड की ए चेन होती है बेटा, इसमें 21 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होती है। पीछे क्लास में जाओ, जब हम लोगों ने केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड देयर इंटीग्रेशन पढ़ा था, ये सब मैं वहां पढ़ा के आया हूं, और मैंने बोला था बायोटेक में इस पे मैं टाइम खर्च नहीं करूंगा, तो वो दिन अब आ गया है ना। जो हमारी पॉलीपेप्टाइड की ए चेन है, इसमें कितने अमाइनो एसिड प्रेजेंट है बेटा? 21 अमाइनो एसिड। बी में कितने प्रेजेंट होते हैं? 30 अमाइनो एसिड। अबे तभी तो इंसुलिन 51 अमाइनो एसिड से मिलकर बनी थी। लेकिन जो सी होती है, इसमें प्रेजेंट होती है 33 अमाइनो एसिड। ये सिर्फ और सिर्फ 3 पॉलीपेप्टाइड चेन आपको देखने को मिलते हैं, प्रो इंसुलिन में देखने को मिलता है, इंसुलिन में कभी देखने को नहीं मिलता है। तो ये जो आपको 3 चेन दिखाई दे रही है बेटा, ये है अपनी ए चेन, और ये है बी चेन, और ये है आपकी सी चेन। और ये जो तीनों के तीनों अपनी इंसुलिन चेन होती है, इनके बीच में प्रेजेंट होती है डाइसल्फाइड बॉन्ड। और यहां पे जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होती है बेटा, ए और बी के बीच में 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होती है। ए और बी को जोड़ने के लिए कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं? 2। और एक हमारी डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होती है ए को ए से जोड़ने के लिए। ये तो क्वेश्चन है सर, ए को आपने बी से जोड़ दिया और ए को ए से जोड़ दिया, तो सी का हमें क्या करना है? यही सी तो हमारी रिमूव होगी रे। क्लियर? ये सी आगे चल के क्या होगी बेटा? हमारी रिमूव होगी। और जब ये सी रिमूव होगी, आ जाओ, सी रिमूव होने के बाद अपनी प्रॉपर क्या निकल के आएगी? इंसुलिन निकल के आएगी। ये होगी ए चेन जिसमें कितने अमाइनो एसिड? 21। और ये क्या होगी बेटा? बी चेन जिसमें कितने अमाइनो एसिड होंगे बेटा? 30 अमाइनो एसिड होंगे। और ये दोनों के दोनों आपस में किससे अटैच होंगे? डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच होंगे। और आपकी जो सी होगी ये क्या हो जाएगी? फ्री हो जाएगी। क्लियर? ध्यान से देखो, 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड आए और एक कहां प्रेजेंट होगी बेटा? ए से ए के बीच में प्रेजेंट होती। ये पूरी इतनी कहानी हमारी एनसीईआरटी ने थियरी में लिख रखी है। कुछ क्लियर हुआ? अब ध्यान से देखो, ये जो हम लोगों ने बेटा प्रो इंसुलिन लिया था, इस प्रो इंसुलिन में मैंने बताया ए चेन, बी चेन और सी चेन की 3 पॉलीपेप्टाइड चेन है। अपने को रिमूव किसको करना है बेटा? सी को। जब रिमूव होगी आपकी सी, तो ये सी को रिमूव करने के लिए एक आएगा हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक आएगी गोल्जी बॉडी कॉम्प्लेक्स। ये गोल्जी बॉडी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब सी को रिमूव करेंगी, तब आपकी क्या बनेगी बेटा? प्रो इंसुलिन से क्या बनेगा? इंसुलिन बनेगा। कुछ क्लियर हुआ? इसी को पूरे एनसीईआरटी ने हमारे कहानी में लिख रखा है। आ जाओ, अब ध्यान से देखो, ये जो इंसुलिन आपकी बनाई है एनसीईआरटी, ये अभी तक जो पूरी की पूरी इंसुलिन की हम लोगों ने जिक्र किया है, ये इंसुलिन तो वो इंसुलिन है जो हमारी बॉडी में नेचुरली बनती है। अभी हम लोगों ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज किया ही नहीं है, ये तो नॉर्मल अपनी कहानी चली। अब अपन चलेंगे बेटा कहां पे? ये हमारी जो नॉर्मल इंसुलिन बनी हमारी बॉडी की कहानी है।
क्या बताया हमने, इंसुलिन जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या बनेगी, आरएनए बनेगी। इस आरएनए का ट्रांसलेशन होगा तो क्या बनेगी अपनी, प्रो इंसुलिन, क्या होगी, प्रोटीन होगी। ये तीन तीन पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी, कौन कौन सी, ए बी और सी। ए में कितने अमाइनो एसिड होंगे, 21 अमाइनो एसिड। बी में क्या होंगे बेटा, 30 अमाइनो एसिड। सी में क्या होंगे, 33 अमाइनो एसिड। जब इसको रिमूव करेंगे बेटा तो अपनी कितनी चेन बचेंगी, दो। ए में कितने, 21 और बी में कितने होंगे, 30 अमाइनो एसिड। तीन पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होंगी बेटा। ये सॉरी, तीन डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट है इसके अंदर। ये जो तीन डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट है किसके किसके बीच में है, दो डाइसल्फाइड बॉन्ड किसके किसके बीच में है, ए एंड बी के बीच में। और एक किसके अंदर प्रेजेंट है बेटा, ए के ऊपर पूरा प्रेजेंट है। क्लियर। और ये जो सी को हमने रिमूव किया, सी को रिमूव करवाने वाला हमारी बॉडी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और गाल्जी बॉडी कॉम्प्लेक्स होती है। क्लियर। और ये चीज जब आपने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा होगा तो वहां पे एक चीज आई होगी कि इंसुलिन हमारे सेल तक पहुंचने के लिए GLUT4 पाथवे यूज करते हैं। कुछ याद आ रहा है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है आपके नीट का, इस बार भी आया था, AITS में भी आया था। ये शायद 2017 या 18 का पूछा गया क्वेश्चन है कि इंसुलिन नॉर्मल पाथवे से नहीं जाती बेटा, वो GLUT4 पाथवे से जाना पसंद करती है, क्योंकि उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गाल्जी बॉडी कॉम्प्लेक्स दोनों चाहिए होते हैं जो सी चेन को तोड़ सके, और वो GLUT4 पाथवे पे ही मिलती है सिर्फ। क्लियर है। आ जाओ, ये तो रही बेटा हमारी नॉर्मल इंसुलिन। देखो जब अपन इंसुलिन पहले बनाते थे, आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी में नहीं, पहले जब हमारे यहां इंसुलिन बनाई जाती थी या तो काऊ से बनाई जाती थी या तो पिग से बनाई जाती थी। अब सोचो इंसान होके तुम्हारे अंदर सुअर का इंसुलिन डाला जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है ना। लेकिन उससे क्या होता था बेटा, वो जो इंसुलिन बनती थी हमारी काऊ और पिग से, वो अपने को एलर्जी बहुत ज्यादा काज करवाती थी, इसलिए उसको पूरी तरह से बैन कर दिया गया। भाई इंसुलिन लेने के बाद भी हम पता चला कहीं मोहल्ले में खड़े होकर ऐसे से खुजा रहे हैं एलर्जी के वजह से, ऐसे यहाँ खुजाने लगे तो अगल बगल वाले भी सोचेंगे ये क्या कर रहा है रे। कुछ लोग कहेंगे क्या बता, इंसुलिन कर लिया था, कहाँ खुजली हो रही है। अब बता नहीं सकते पब्लिक में, घर जाने तो कपड़ा उतार के या शुरू करेंगे, है ना। तो इसलिए बेटा जो पहले हमारी काऊ और पिग से इंसुलिन बनाई जाती थी उसको आज रोक दिया गया है। अब अपन इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं बेटा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। आ जाओ, प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। चल भाई, जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में चलेंगे फिर अपनी कहानी वही शुरू होगी। प्लाज्मिड लेके आना है, क्या चिपकाना है उसमें, सर गोंद लगा देंगे, गम लगा देंगे, और क्या चिपकाएंगे, जीन लेके आएंगे। अब यहां पे ध्यान से देखो, मेनली हमारी जो जीन है इंसुलिन की उसमें दो ही तो चेन है, एक ए चेन और एक बी चेन। इसी की बेटा आर्टिफिशियल कॉपी बनवाएंगे। एक लेंगे अपन आर्टिफिशियल जीन ऑफ ए चेन, राइट, और एक क्या लेंगे, आर्टिफिशियल जीन ऑफ बी चेन। ये लो, दोनों चेन की अपन ने क्या ले ली बेटा, आर्टिफिशियल जीन। अब ये दोनों के दोनों जो आर्टिफिशियल जीन लिए हैं, क्या हमारी ये डिजायर्ड जीन होगी या नहीं होगी, बोलो यार, प्रोडक्ट तो इसी का बनवाना है ना। तो ये क्या हुई अपनी डिजायर्ड जीन। डिजायर्ड जीन को अपन किस में ले जाते हैं बेटा, बोलो, किस पे अटैच करवाओगे इसको, प्लाज्मिड पे। और प्लाज्मिड पे जब अटैक कराओगे, ये अगर डिजायर्ड जीन यहां पे आ गया तो ये कैसी होगी डीएनए, रिकॉम्बिनेंट या नॉन रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट। कितनी गारंटी है बेटा रिकॉम्बिनेंट बनने की, 50% की गारंटी है। हो सकता है हमारा प्लाज्मिड सेल्फ लाइगेट हो जाए और हो सकता है डिजायर्ड जीन के साथ लाइगेट हो जाए। तो दो ऑप्शन है, या तो नॉन रिकॉम्बिनेंट या तो रिकॉम्बिनेंट। अब इसको क्या कराएंगे बेटा, ट्रांसफॉर्म करवाएंगे ई कोलाई में। कहां ट्रांसफॉर्म करवाओगे, ई कोलाई में। अब जब ई कोलाई में ट्रांसफॉर्म करवाओगे तो कितनी पॉसिबिलिटी है बेटा,
तीन पॉसिबिलिटी, एक हो सकता है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बने, एक ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट बने और एक ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट बने। ये तीन पॉसिबिलिटी आई थी अपनी। अगर ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को पहचानना है तो क्या डालोगे, एम्पिसिलिन डालेंगे। और अगर रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट को पहचानना है तो या तो टेट्रासाइक्लिन या तो लैक्चेडजीन। कुछ याद आ रहा है? आ जाओ। जब इसको बेटा ट्रांसफॉर्म करवाएंगे इकोलाई में, ये लो दोनों तरफ से इसको कहां ट्रांसफर करवाया, इकोलाई में। अब जब इकोलाई में आएगा तो एक चीज बताओ, इसकी क्या कॉपी बनना शुरू होगी या नहीं होगी? यस, जब कॉपी बनेगी तो अपन क्या करेंगे बेटा, यहां पे कौन सी जीन लेके आए हैं, बी, और यहां से क्या लेके आए हो, ए लेके आए हैं। अब दोनों से क्या ऑब्टेंड करेंगे, इससे एक्सट्रैक्ट करेंगे बेटा ए चेन, यहां से क्या एक्सट्रैक्ट करेंगे, ए चेन एक्सट्रैक्ट करेंगे, और यहां से क्या एक्सट्रैक्ट करेंगे बेटा, बी चेन। ये लो, यहां से एक्सट्रैक्ट करेंगे अपन बी चेन, और इस ए चेन और बी चेन को अपन अटैच करेंगे कौन से बॉन्ड से बेटा, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। और जब इस ए चेन और बी चेन को आप डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच कराओगे, अब यहां पे हमारी क्या बनेगी, इंसुलिन। क्या बनेगी बेटा हमारी, इंसुलिन, जिसमें क्या प्रेजेंट होगी, दो दो डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होगी। ये जो हमने इंसुलिन बनवाई है, ये किसके लिए बनवाई है, जानवरों के लिए, इंसान के लिए, इंसान के लिए। इंसानों के लिए बनने वाली जो इंसुलिन होती है, इसी को नाम देते हैं बेटा ह्यूमुलिन। ये लो, इसको क्या नाम दोगे, ह्यूमुलिन। जब अपन ह्यूमन इंसुलिन बनवाते हैं, इस ह्यूमन इंसुलिन को अपन क्या नाम देते हैं बेटा, ह्यूमुलिन नाम देते हैं। और याद करो, इस ह्यूमुलिन को प्रिपेयर करने के लिए एक हमारी कंपनी आई थी, जो कि कहां की रहने वाली थी बेटा, अमेरिकन कंपनी थी। और ये अमेरिकन कंपनी कौन सी थी हमारी, इली लिली। कुछ याद आया, ये इली लिली ने कब बनवाया था बेटा ह्यूमुलिन, 1983 में। कुछ याद आया, इसी 1983 में हमारा क्या आया था, पीसीआर आया था। आधे लोग गायब है, सर पीसीआर भी इसी साल आया था भाई। 1983 में कपिल पाजी वर्ल्ड कप में पीसीआर और इली लिली दोनों लेके आए थे। कुछ याद आ रहा है भाई, जब कपिल पाजी अपना वर्ल्ड कप लेके आए 83 में, है तू भी आई थी उसी साल, ये कह रही साल उसी साल हम भी आए थे। तो तुझे कपिल पाजी वर्ल्ड कप में कहां लेके आते, तेरे लिए तो 10 फ्लाइट लगती, तब जाके तेरा एक जूता आता खाली पैर का, है तू भी आई थी उसी साल। पीसीआर आया था, इली लिली आई थी उसी साल, वर्ल्ड कप भी आया था, और क्या आया था, अच्छा ये करी कैरी मोलिस से आया था। अरे कैरी मोलिस ने इन्वेंट किया था, लेकिन आई तो 1983 में ही थी ना। याद रखना, वर्ल्ड कप याद रखोगे तो पीसीआर और इली लिली जिंदगी में नहीं भूलोगे। पीसीआर और इली लिली भूलने के चांसेस हैं, लेकिन वर्ल्ड कप भूलने के चांसेस बहुत कम है। मानते हो कि नहीं? इस साल का फुटबॉल कौन जीता है? ये देखो, ये सबको याद है, तो सीधा सीधा वो याद रखो रे जो याद रहेगा, है ना। आ जाओ, ये लो, इतना था हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। और ये जितनी चीज मैंने तुमको ह्यूमुलिन बताई या एली लिली बताई, ये सब मैं पहले ही आपको पढ़ा के आया हूं, जब हम लोगों ने पढ़ा था केमिकल कोऑर्डिनेशन। क्लियर? ये हमारी कंप्लीट होती है बेटा इंसुलिन। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट। अब बनवाएंगे बेटा दूसरी, इंसुलिन के बाद आती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, थेरेप्यूटिक्स ड्रग या फिर थेरेप्यूटिक्स। सुनो, जब भी कोई ड्रग्स आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाते हो, कोई भी मेडिसिन या कोई भी ड्रग्स जब रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से बनाई जाती है, उसी को क्या नाम देते हैं बेटा? रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स नाम देते हैं। राइट? मेडिसिन विच इज प्रिपेयर्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स। ये याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपके यहां।
जब भी आप कोई ड्रग्स या मेडिसिन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाओगे, उसको आप क्या नाम दोगे? रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स नाम देंगे। और ये जो रिकॉम्बिनेंट ड्रग्स आज तक बनाई गई है पूरे वर्ल्ड में बेटा, आज तक ये 30 ड्रग्स पूरे वर्ल्ड वाइड में बनाई गई हैं। ये लो, पूरे वर्ल्ड में कितनी बनाई गई हैं? 30 बनाई गई हैं। लेकिन ये जो पूरे वर्ल्ड में जो रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन 30 घूम रही है, इस 30 मेडिसिन में से हमारी इंडिया जो यूज करती है वो सिर्फ और सिर्फ कितने यूज करती है बेटा? 12 ड्रग्स यूज करती है। पूरे वर्ल्ड में आज तक 30 मेडिसिन बनाई गई हैं। अब देखो, ऐसा नहीं कि सिर्फ 30 ही बनाई गई है, बनाई बहुत सारी गई हैं, लेकिन हमारी जेनेटिकली इंजीनियर जो अप्रेजल कमेटी होती है उसने आज तक अप्रूव नहीं किया है। क्योंकि ऐसा नहीं कि आप जितने भी जेनेटिकली मॉडिफाइड चीजें बनाते चले जाओगे वो एक्सेप्ट होता ही चला जाएगा। सारी चीजें ह्यूमन के लिए यूजफुल होगी या किसी भी एनिमल के लिए यूजफुल होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्लियर? तो ये वो 30 वर्ल्ड वाइड यूज हो रही है जो सबके लिए यूजफुल है। और उसमें से वो 30 में से 12 अपने कहां यूज हो रही है बेटा? इंडिया में यूज हो रही है। लेकिन रिसेंट 2018-19 में ये 30 से बढ़कर कितनी हो गई? 32 हो गई है। क्लियर? अभी रिसेंटली 18-19 में बेटा 2 ड्रग्स और बढ़ाई गई हैं, ये हो गई है 32। अब देखो, एग्जाम में जब आपके क्वेश्चन आएगा, पहला ऑप्शन दिया जाएगा 30, दूसरा ऑप्शन 32, उसके अलावा चाहे जितने ऑप्शन दे दें, आंसर आपका जाएगा 30। क्योंकि एनसीईआरटी आज भी हमारी 30 लिखती है। क्लियर? जब तक एनसीईआरटी अपनी 32 अपडेट नहीं करती है तब तक आप 30 के साथ जाओगे, इसलिए मैंने यहां 32 ना लिख के 30+2 लिखा है। याद रखना, आज भी हमारे यहाँ जो ड्रग्स वर्ल्ड वाइड है वो 32 है, लेकिन आज भी एनसीईआरटी में 30 मेंशन्ड है। 30 और 32 दोनों ऑप्शन में आता है, तो आप 30 के साथ जाओगे। और अगर 30 ही ऑप्शन में नहीं मिलता है तब अपन 32 के साथ जाएंगे। क्लियर? आ जाओ। अब ये जो हमारी रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स बनी हुई है बेटा, ये रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स हमारे लिए पूरी तरह से कैसी होती है बेटा? प्योर होती हैं। और प्योर होने के साथ साथ हमारे लिए कैसी होती हैं बेटा? सेफ होती है। हमने पहले ही बताया ड्रग्स बहुत सारे बनाए गए हैं, लेकिन सारे के सारे हमारे लिए सेफ हो इसकी गारंटी नहीं है। दूसरी चीज, इनका इफेक्ट कैसा होता है बेटा? हाईली इफेक्टिव होती हैं। और हाईली इफेक्टिव होने के साथ साथ इनका साइड इफेक्ट भी क्या होता है? बहुत कम होता है। ये लो, कुछ याद आया? ऐसी कहानी एक जगह और आई हुई है, कुछ याद आ रहा है? हाईली इफेक्टिव होनी चाहिए, है? आया? हाईली इफेक्टिव, लीस्ट साइड इफेक्ट होनी चाहिए, रिवर्सिबल होनी चाहिए, इजिली अवेलेबल होनी चाहिए, यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, कॉन्ट्रासेप्टिव, याद आ रहा? आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, लेकिन शुड नॉट इंटरफेयर विथ सेक्सुअल ड्राइव या सेक्सुअल डिजायर या सेक्सुअल एक्ट। याद आ रहा है? ये सबको याद था। हाँ सर, याद आ रहा है। यूजर फ्रेंडली तो है, हमने कई बार अपने फ्रेंड के साथ यूज किया है। चलो आ जाओ, ये हमारी बेटा रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स के बाद नेक्स्ट आती है अब हमारी मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। नेक्स्ट आती है हमारी मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। चलो, जब अपन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की बात करते हैं तो यहां पे डायग्नोसिस के लिए 2 आपके पास मेथड अवेलेबल है बेटा। या तो आप डायग्नोसिस करवाओ कन्वेंशनल मेथड से। कन्वेंशनल मेथड का मतलब जो हमारे पुराने तरीके हैं, राइट? और आप भी जानते हो जो हमारी कन्वेंशनल मेथड है, इस कन्वेंशनल मेथड की एक खासियत है, यहां पे किसी भी चीज का डिटेक्ट आप आसानी से नहीं कर सकते हो। आपके अंदर कोई डिजीज है, कन्वेंशनल मेथड आसानी से नहीं बता सकती है। क्लियर है? अगर डायग्नोसिस इजीली पॉसिबल ना हो पाए तो उसको अपन नाम देते हैं कन्वेंशनल मेथड। ये जो कन्वेंशनल मेथड होती है, इसमें अपन ब्लड टेस्ट करते हैं और यूरिन टेस्ट करते हैं, राइट? और ब्लड टेस्ट जो करते हैं बेटा, बेसिकली इसमें अपन क्या टेस्ट करते हैं? सीरम टेस्ट करते हैं।
एक चीज बताओ, जब आप पैथोलॉजिकल स्टडी पे जाते हो, वो भी ब्लड की पैथोलॉजिकल स्टडी पे जाए या फिर यूरिन की पैथोलॉजिकल स्टडी पे जाए, कभी कभी कुछ ऐसे भी बेटा हमें डिजीज होते हैं जो ब्लड रिपोर्ट में अपने आते ही नहीं है ना। पता चला आज आपने ब्लड टेस्ट करवाया, कोई डिजीज नहीं निकली, फिर पता चला 3 दिन के बाद आपको फिर सिम्टम्स वही दिखने लगे, फिर आपने ब्लड टेस्ट करवाया, कुछ भी नहीं निकल के आया। ध्यान से समझने की कोशिश करना, 2 बार ब्लड टेस्ट हो गया, कुछ डिजीज नहीं निकली, तीसरी बार भी टेस्ट कराया, कुछ नहीं निकला। जब कुछ ना निकले ब्लड में, आप समझ सकते हो बीमारी कौन सी आ रही है अब, जिसके सिम्टम्स ही आने में 5 से 10 साल लग जाएंगे। एआईडीएस। ओ अच्छा, काफी तमीजदार बच्चा है, एड्स ना बोल के कह रहा है एआईडीएस है। जब भी भाई लगातार आपके तबीयत खराब होते जाए, आप पता चला बाउट्स ऑफ फीवर, बार बार फीवर से आप ग्रसित होते चले जाए, वेट कम होता चला जाए, आपको जिस दिन लगने लगे जिंदगी में कुछ अजीब सा लग रहा है, बीमारी का नाम क्लियर हो चुका है। हाँ भाई, ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट में नहीं आ रहा है, राइट, या तो फिर यूरिन टेस्ट, चलो नॉर्मल है, कोई भी बीमारी आपको हो जाए और जिसके जीन आसानी से अपने ब्लड में ना मिल पाए या तो यूरिन में ना मिल पाए, आपने 10 बार भी ब्लड टेस्ट करा लिया तब भी कुछ नहीं मिल पा रहे हैं, तो डॉक्टर एक ही चीज बोले रही, ले इसका ब्लड का कल्चर करवाते हैं। अब आपके ब्लड का ले जाके कल्चर करवाएंगे, हो सकता है कुछ ऐसा जीन हो जो अपने बेटा टेस्ट में पॉजिटिविटी ना दे पा रहा हो, जब कल्चर करवाएंगे तब जाके उस जीन की ढेर सारी कॉपी बनेगी, तब अपने को पता चलेगा कोई डिजीज है। लेकिन एक चीज बताओ, ये अर्ली डिटेक्शन हुआ या लेट डिटेक्शन हुआ है? लेट डिटेक्शन हुआ है, और तब तक तो हो सकता है पेशेंट निकल ले, हाँ हाँ तुम ही निकलोगी फिर, है ना, तब तक क्या हो सकता है, पेशेंट हो सकता है बेटा अपना निकल ले। तो जहां पे ट्रीटमेंट या जहां पे डायग्नोसिस इजीली ना हो पाए बेटा, लेट डिटेक्शन हो, उसी क्या नाम देते हो आप, कन्वेंशनल मेथड नाम देते हैं। क्लियर है? लेकिन अगर आपको अर्ली डायग्नोसिस करनी है तो आप किस पे चलोगे बेटा, मॉडर्न मेथड पे चलेंगे। और ये जो मॉडर्न मेथड में टेस्ट करते हैं, यहां अर्ली डिटेक्शन होता है, यहां जो डायग्नोसिस होगी क्या होगी बेटा, अर्ली डायग्नोसिस होगी। ये विद इन अ सेकेंड सब कुछ पता चल जाएगा आपको, इसको नाम देते हैं, अगर अर्ली डायग्नोसिस करवानी है तो आपको मॉडर्न मेथड से चलना होगा, और जहां पे अर्ली डायग्नोसिस पॉसिबल ना हो उसी को क्या नाम देते हैं, कन्वेंशनल मेथड नाम देते हैं। ये लो, अब ये जो मॉडर्न मेथड है बेटा, इसमें 3 मेथड आते हैं, एक आती है हमारी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एक आता है हमारा एलिजा, और एक होता है अपना पीसीआर। एक आती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एक होती है एलिजा और एक होती है पीसीआर। ये जो हमारी एलिजा है इसके बारे में आप जानते ही हो, क्या टेस्ट करेंगे, एड्स को टेस्ट करने के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट था ये, क्या मैं कंटाप मारूंगा, ये स्क्रीनिंग टेस्ट था, ये कंफर्मेटरी टेस्ट क्या थी हमारी, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। कुछ याद आ रहा है? आधे को तो पता ही नहीं सर, ऐसा भी कुछ पढ़ाए थे, जाके ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज खोलो, जहां पे लिखे थे बेटा कि कैसे अपन एड्स को टेस्ट करते हैं, कैसे चेक करते हैं, डायग्नोसिस कैसे करते हैं। तो वहां पे एक हमने पढ़ा था बेटा टेम्परेरी मेथड या स्क्रीनिंग मेथड, और एक पढ़ा था कंफर्मेटरी मेथड। जो हमारी स्क्रीनिंग मेथड होती है वो होती है एलिजा, जो कि एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे डिपेंडेंट होती है, क्योंकि जैसे आपके अंदर एड्स के वायरस आएंगे बेटा, उसके एंटीजन ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटीन देखने को मिलेगा, और कुछ उसके एंटीबॉडी भी अपनी बॉडी में नजर आएंगे। तो एलिजा बेस्ड होती है हमारी एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे, ये हम नहीं कहते, ये हमारी एनसीईआरटी कहती है। क्लियर? और ये जो पीसीआर होती है बेटा, इस पीसीआर से अपन कई चीजें टेस्ट कर सकते हैं, जैसे किसी को एचआईवी हुआ है तो एचआईवी डिटेक्ट करने के लिए, चमत्कार को है नमस्कार। अच्छा, अरे ये बदतमीज कहां गया, एक मच्छर पूरा बोर्ड घुमा दिया। चलो, एचआईवी अगर डिटेक्ट करनी है तो अपन पीसीआर के साथ जा सकते हैं। अब क्यों जाएंगे पीसीआर के साथ, याद करो पीसीआर का काम क्या था, एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए लेके चले थे, उसकी 2 कॉपी बनाए थे, भूल चुके हो सब, याद आ रहा है? कितने मेथड थे इसमें, 3, डीनेचुरेशन, एम्प्लीफिकेशन और एनिलिंग और एक्सटेंशन।
याद आ रहा है? डीनेचुरेशन कितने टेम्परेचर पे लेके गए थे? 94 डिग्री सेल्सियस पर कि 92? 94। एनिलिंग 54 था, मैं कंटा मारूंगा एनिलिंग। 72 पे क्या थी हमारी? एक्सटेंशन। याद आ रहा है? अब यहां पे जब पीसीआर करवाओगे, अब ध्यान से देखो, अगर एचआईवी टेस्ट करनी है, एचआईवी का एक जीन आपकी बॉडी में मिल गया, आपने पीसीआर करवाया, पीसीआर उस जीन की क्या करेगी बेटा? कॉपी बनाएगी। एक साइकिल चलेगी तो 2 डीएनए बनेगी। अगर गलती से आपने 30 का साइकिल चलवा दिया तो बिलियंस ऑफ द जीन बन जाएंगी। तो आप पीसीआर तो यूज कर सकते हो आसानी से। क्लियर है? एचआईवी टेस्ट करने के साथ साथ अगर कोई म्यूटेशन है तो उस म्यूटेशन को डिटेक्ट करने के लिए भी अपन क्या करवा सकते हैं? पीसीआर करवा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर कोई अदर जेनेटिक डिसऑर्डर है तब भी आप क्या करवा सकते हो बेटा? पीसीआर करवा सकते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर को भी डिटेक्ट करने के लिए अपन क्या करवाएंगे? पीसीआर करवाएंगे। अब एक चीज बताओ, ये सब जो बीमारियां होती हैं आपको क्या लग रही है बेटा? ये थोड़ी बहुत हार्मफुल होती हैं, बहुत ज्यादा होती हैं बेटा? बहुत ज्यादा। भाई आपकी एचआईवी म्यूटेशन ये तो बहुत ड्रेडेड डिजीज है, आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो जितना जल्दी आपको पता चल जाए उतना ज्यादा सही है हमारे लिए। क्लियर है? अच्छा, हमारी एनसीईआरटी ने एक मेथड दे रखा है कि डिटेक्ट कैसे करते हैं। एक म्यूटेशन मेथड आ जाओ, डिटेक्ट करवा के तुमको दिखाते हैं। चलो। अच्छा, यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है? बोल देना अगर किसी को डाउट हो तो। तेज तो नहीं हो रहा है? सही जा रहा है? तो आज तो चैप्टर खत्म हो नहीं पाएगा। आज कौन सी तारीख है? 17 तारीख को आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। क्या इकोलॉजी? ये बदतमीज तो नहीं है रे? अबे इकोलॉजी बॉटनी वालों का है, ऐसे मजाक मुझे पसंद नहीं। जूलॉजी बस बॉटनी, तो बायोटेक तो बॉटनी का था रे। तो इतने दिन से हम चिल्ला रहे हैं ये काटा ये जोड़ा, ये काटा ये जोड़ा, इतने अपना काट के जोड़े होते पता नहीं कितने बच्चे पैदा हुए होते अब तक। अजीब बदतमीज बच्चा है ये। किसका बच्चा है तू? सर का बच्चा है? हमारा है ही नहीं उसमें कुछ, और सोचना भी मत हमारी तरफ से, पाप लगेगा। हमारा सिर्फ उसमें एनिमल का पार्ट है। मछली पाल लेंगे, मुर्गी पाल लेंगे और मधुमक्खी पाल लेंगे, बस हो गया है। क्या वैसा पाल लेंगे? आ जाओ, म्यूटेशन तुमको डिटेक्ट करवा देते हैं, फिर उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ये चैप्टर आज तो नहीं कंप्लीट होगा, कल कंप्लीट हो जाएगा, और एक दिन लगेगी आपकी एनिमल हस्बेंड्री। फिर 17 को आपका सिलेबस खत्म। रिवीजन मैं ऐसे मजाक मुझे पसंद नहीं है भाई। तुम लोग का फिजिक्स केमिस्ट्री भी तो बहुत पीछे है अभी, तो जूलॉजी क्या करोगे फिर? अब रिवीजन चाहते हो? कितने लोग अच्छे रिवीजन चाहते हैं? हाथ उठाओ तो। सब चाहते हैं? तुम्हारे बगल देखो, वो ही नहीं चाहती है, वो देखो, उसको पता है सर क्या मतलब है, हम वैसे रेगुलर क्लास नहीं करते, आप रिवीजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, रिवीजन में अगर स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी तो रिवीजन करवाऊंगा। तू अकेले क्यों हाथ खड़ी की है? पूरे क्लास की स्ट्रेंथ तो तू अकेले गायब कर जाती है। कोई बात नहीं, इस बात पे रिवीजन करवा दें। वाह, चलो, अगर स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी तो मैं रिवीजन करूंगा ना। एक काम करूंगा, सारे बैच को एक साथ सिमट देंगे, वो ज्यादा सही है, उसी में बिठा देना। ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा आना पड़ेगा उसके लिए, फिर रेगुलर लेक्चर नहीं मिलेगा रिवीजन के लिए, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत पीछे है आपका। तो या तो आपको सुबह 10 बजे आना पड़ेगा, और या लेकिन और कोई ऑप्शन भी नहीं है यार, दो बैच को तो अलग अलग कराना ही पड़ेगा फिर, क्योंकि उनका 3 बजे से तुम्हारा है 10 बजे से। ठीक है, देखेंगे अगर रेगुलर लेक्चर मिल गया तो ठीक, नहीं तो कल के बाद गायब हो जाओ। एक काम करो रे, जितने लोग कहीं दूर दूर से आए हैं अपना टिकट उकट करवा लो, या किसी ने टाइम दे रखा है तो 18 तारीख को मिलने का टाइम अब रख लो, बोल दो अब छुट्टी हो गई है। ठीक है भाई, मैंने बोल दिया कल के बाद परसों आखिरी लेक्चर होगा जूलॉजी का। ठीक है, उसके बाद जो जहां जाना चाहे आराम से घूमे टहरे, अब इंजॉय करो। ठीक है, नीट उट तो जिंदगी भर चलता रहेगा भाई, नीट तो अगले साल भी दे सकते हो ना भाई। 2024 में फिर नीट होने वाला है, लेकिन 2024 में वो मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये देखो खुश हो गया इसी पे। आ जाओ,
ध्यान से देखो, हमने बताया एचआईवी डिटेक्ट कर सकते हैं, म्यूटेशन डिटेक्ट कर सकते हैं, और कोई जेनेटिक डिसऑर्डर भी आप डिटेक्ट करवा सकते हो। आ जाओ बेटा, एक डिटेक्शन हमारी एनसीईआरटी दे रखी है, म्यूटेशन कैसे डिटेक्ट करते हैं। पांच मिनट बैठे रहो। अब आ जाओ, याद करो, हम लोगों ने पढ़ा था हमारी बॉडी में एक जीन होता है जिसको नाम देते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन। कुछ याद आ रहा है? अगर इस प्रोटो ऑन्कोजीन में म्यूटेशन हुआ तो क्या बनेगा? ऑन्कोजीन। कुछ याद आ रहा है? अगर ये ऑन्कोजीन बन गया, सेल कैसी होगी? नॉर्मल या कैंसरस? कैंसर। न्यूप्लास्मिक ट्रांसफार्मर हुआ है। ये जो प्रोटो ऑन्कोजीन है हमारी बॉडी की जीन है, तो इसको क्या नाम देते हैं बेटा? वाइल्ड जीन नाम देते हैं। ये आप पढ़ के आए हो, अगर आपने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पढ़ा हो तो। आइस कलर याद आ रहा है? विंग कलर पढ़े हो ना? आ जाओ, वाइल्ड जीन, और ये क्या होगी बेटा? हमारी म्यूटेंट जीन। अगर इसके अंदर म्यूटेशन हुआ तो क्या बनेगी? हमारी ऑन्कोजीन बनेगी। हमें कैसे पता चलेगा कि म्यूटेशन हुआ है या नहीं हुआ है? राइट, इसके लिए अपन क्या करेंगे? अपनी बॉडी से प्रोटो ऑन्कोजीन लेंगे और इसका प्रिपेयर करेंगे बेटा प्रोब। क्या प्रिपेयर करेंगे? प्रोब। याद करो, आपने साउदर्न ब्लॉटिंग पढ़ी होगी, पढ़े थे, वहां पे प्रोब आया होगा। जब भी आप प्रोब प्रिपेयर करते हो बेटा, ये प्रोब कैसा होता है? हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड होता है, और सिंगल स्टैंडर्ड या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। याद रखना, प्रोब हमेशा क्या होगा बेटा? ऑलवेज सिंगल स्टैंडर्ड होगा, और सिंगल स्टैंडर्ड या तो क्या होगा? डीएनए, या तो क्या होगा? आरएनए। ये सब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आप पढ़ के आए हो। और इसी के साथ बेटा हर समय एक चीज अटैच होता है जिसको अपन नाम देते हैं रेडियो एक्टिव। कुछ याद आया? हर समय इसके साथ क्या अटैच रहेगा? रेडियो एक्टिव अटैच रहेगा। इस प्रोब को बेटा ले जाएंगे अपन ब्लॉट पेपर पर, जिसको आपने नाम पढ़ा था साउदर्न ब्लॉटिंग। कुछ याद आया? पता नहीं, आधे लोग कहेंगे हम पढ़े ही नहीं है, हमारे सिलेबस में ही नहीं था। कम तो एनसीईआरटी में है रे, पढ़े थे कि नहीं? पढ़े थे? नहीं पढ़े? मॉलिक्यूलर नहीं हुआ अभी तक? हो गया तो साउदर्न ब्लॉटिंग नहीं आई थी वहां पे? वो उससे पूछ रही आई था क्या? अजीब बेवकूफ बैठे हुए हैं यहाँ पे। आ जाओ, ये अपन क्या करेंगे? हमने साउदर्न ब्लॉटिंग लिया, इस प्रोब को ले जाएंगे बेटा ब्लॉट पेपर पर, और जैसे ही ब्लॉट पेपर पे ले जाओगे बेटा, ये ब्लॉट पेपर पे जब आप प्रोब लेके आओगे तो प्रोब कौन सा लेके आ रहे हो? प्रोटो ऑन्कोजीन का या ऑन्कोजीन का? प्रोटो ऑन्कोजीन का। ये यहां के लिए क्या होगी बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री होगी। अगर अपन लेके आएंगे बेटा ऑन्कोजीन तो वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगी, क्योंकि अपन नेचुरल वाइल्ड जीन लेके आ रहे हैं बेटा, म्यूटेंट नहीं लेके आ रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री अगर आप लेके आओगे तो वो साउदर्न ब्लॉटिंग पे अटैच होगी, और अगर अटैच होगी तो जैसे ही बेटा आप इस साउदर्न ब्लॉटिंग की ऑटो रेडियोग्राफी करवाओगे, इस ऑटो रेडियोग्राफी में आपको क्या देखने को मिलेगा? आ जाओ, जब ऑटो रेडियोग्राफी करवाई तो अगर आपको फिल्म के ऊपर बैंड नजर आ गए, ये लो, अगर यहां फिल्म के ऊपर आपको क्या नजर आए बेटा? बैंड अपीयर हो गए, इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गया, बैंड अगर हमारा अपीयर हो रहा है फिल्म के ऊपर, इसका मतलब हमारी प्रोब क्या हुई है बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री जीन से बाइंड हो गई है। और अगर प्रोब बाइंड हुई है, इसका मतलब ये क्या है? हमारा म्यूटेंट है या वाइल्ड जीन है? वाइल्ड जीन है। ये क्या है? अपना वाइल्ड जीन है। और अगर फिल्म के ऊपर कोई भी बैंड अपीयर नहीं हुई, बैंड डू नॉट अपीयर, तो एक चीज यहां से क्लियर हो गया कि हमारी वाइल्ड जीन, सॉरी जो हमारी प्रोब थी वो बाइंड हुई या नहीं हुई है? प्रोब बाइंड नहीं हुई, और प्रोब बाइंड नहीं हुई तो ये क्या होगी बेटा? वाइल्ड या म्यूटेंट? म्यूटेंट। आपको क्या चेक करना था? म्यूटेंट है या नहीं है। क्लियर? क्या किया हमने बेटा? प्रोटो ऑन्कोजीन लिया। ये प्रोटो ऑन्कोजीन हमारी क्या होती है? वाइल्ड जीन होती है। अगर इसके अंदर म्यूटेशन हुआ तो किसमें कन्वर्ट होगी? ऑन्कोजीन में। तो ये क्या बनेगी? हमारी म्यूटेंट बनेगी। इस अपन वाइल्ड जीन की क्या प्रिपेयर करवाएंगे? प्रोब। और प्रोब में हमेशा क्या होता है बेटा? सिंगल स्टैंडर्ड, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, क्योंकि सिंगल स्टैंडर्ड होगा तभी तो यहां क्या अटैच होगा रे।
तभी तो डबल स्टैंडर्ड बनेगा। क्लियर। और साथ ही साथ इसके साथ हमेशा क्या लगी होती है, रेडियो एक्टिव। जब इस प्रोब को बेटा लेके आएंगे अपन ब्लॉटिंग पेपर पर, तो ब्लॉटिंग पेपर पे आप लेके आओगे और प्रोब लेके आ रहे हो प्रोटो ऑन्कोजीन का, ये क्या होगी इसके लिए, कॉम्प्लीमेंट्री होगी। इसका मतलब दोनों के दोनों अटैच होंगे। अगर दोनों अटैच होंगे, दोनों के दोनों एंड, तो ऑटो रेडियोग्राफी में अगर फिल्म पे आपको बैंड अपीयर हुए, इसका मतलब प्रोब यहां पे क्या हुआ है, आके बाइंड हुआ है। और प्रोब बाइंड हो गया तो पता चल गया हमारा जीन कैसा था, वाइल्ड जीन था। और अगर हमारे बैंड अपीयर ही नहीं हुए फिल्म पे, इसका मतलब प्रोब बाइंड नहीं हुआ है। और प्रोब बाइंड नहीं हुआ तो क्या पता चल गया, अगर वो वाइल्ड होता तब तो बाइंड होना चाहिए था, वाइल्ड नहीं था इसलिए बाइंड नहीं हो पाया। तो क्या पता चला, ये क्या हुआ, यहां पे म्यूटेशन हुआ है। क्लियर।